टिप ऑफ द डे। आइंस्टाइन रिंग्स क्या हैं? मैंने मुशाहिदा किया है कि जब स्टार या गैलेक्सी से ज़मीन की तरफ आने वाली लाइट के रास्ते में कोई बड़ी चीज़ आ जाती है तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से लाइट डाइवर्ट हो जाती है और ऐसा नज़र आता है कि ये बहुत सी मुख्तलिफ जगहों से आ रही है और एक रिंग की शक्ल में दिखाई देती है। ये रिंग आइंस्टाइन रिंग के नाम से मशहूर हुई। इस क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर 1 मुनाफा या मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रॉफिट या मार्कअप रेट एंड टाइम पीरियड, और नंबर 2 असल ज़र, मुनाफा या मार्कअप, शरह और मुद्दत मालूम करना। नंबर 3 फाइनेंस की इकसाम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम अपने पहले टॉपिक मुनाफा या मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रॉफिट या मार्कअप रेट एंड टाइम पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में बैंकों के साथ लेन देन करते हैं, तो बैंकों के साथ लेन देन करने में हमें प्रॉफिट मिलता है या हम मार्कअप पे करते हैं। हमारा आज का लेक्चर इन्हीं प्रॉफिट एंड मार्कअप्स पे है। प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। प्रॉफिट बेसिकली वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हमें बैंक पे करता है हमारे पैसे यूज़ करने की मद में जो हमने बैंक के साथ डिपॉजिट किए होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। मार्कअप क्या होता है, जब हम लोग बैंक से पैसे उधार लेते हैं तो जिस तरह बैंक हमारे पैसे यूज़ कर रहा था, अब हम बैंक के पैसे यूज़ करते हैं, तो हम जो बैंक को एक्स्ट्रा पे करते हैं वो मार्कअप कहलाता है। मार्कअप की एक ख़ास परसेंटेज होती है, लाइक 10%, 12%, इस तरह से हम बैंक को एक्स्ट्रा पे करते हैं। फिर हमारे पास आती है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली वो एक्चुअल अमाउंट होती है जो हमने इन्वेस्ट की होती है या हम बारो करते हैं बैंक से। इससे ऊपर वाली जो अमाउंट होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो प्रिंसिपल पे हम लोग पे करते हैं, उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। प्रॉफिट एंड मार्कअप को हम लोग परसेंटेज में नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट बेसिकली हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है और जो लॉस है हमारा वो बेसिकली हमारी उस एक्चुअल अमाउंट में से जितना डिक्रीज़ होता है या जितने परसेंट डिक्रीज़ होता है उसको हम लॉस कहते हैं। ये सारी ट्रांजैक्शंस या सारे बिजनेस के अंदर या ये सारे डिपॉजिट और लोन लेने के अंदर एक टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है जिसको हम पीरियड कहते हैं। अगर हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लंबे अरसे के लिए करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम अरसे के लिए करेंगे तो कम प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह जब हम पैसे बारो करते हैं, उधार लेते हैं बैंक से, तो अगर हम लंबे अरसे के लिए लेंगे तो हमें ज़्यादा पे करना है, छोटे अरसे के लिए लेंगे तो हमें कम पे करना है। तो इसका मतलब ये है कि पीरियड या टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी इस सारी कैलकुलेशंस के अंदर या इन सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर। अब हम लोग प्रॉफिट या मार्कअप को कैलकुलेट करने का फार्मूला पढ़ते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम इंटरेस्ट या मार्कअप को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल को कैपिटल पी से, रिटर्न को हम लोग आर से या रेट जो है हमारा, और टाइम जो है, जो टर्म या पीरियड जिसको हमने कहा था, उसको हम कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है एक्चुअली। फॉर एग्जांपल, यूनुस साहब ने 65,000 बारो किए बैंक से और बैंक उनसे चार्ज करेगा 5% एज अ मार्कअप 2 सालों के लिए। तो हमें अमाउंट ऑफ मार्कअप कैलकुलेट करनी है और टोटल अमाउंट जो हमने 2 साल के बाद पे करना है उसको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप अपने सॉल्यूशन की तरफ देखें तो उसमें हम लोग सबसे पहले अपने डाटा को अलग से कंसिडर करते हैं
जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट P 65,000 है, हमारा रेट या जो हमने परसेंटेज पे करनी है बैंक को वो 5% है, जो पीरियड या टर्म कैपिटल T जिसको हमने कहा था वो हमारे पास 2 ईयर है, और जो मार्कअप का फार्मूला हमने पढ़ा था P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब इसके अंदर हम सारी वैल्यू प्लग इन करेंगे। हम लोग P की जगह लाइक प्रिंसिपल की जगह 65,000 और हमारा रेट जो था वो 5% था, और उसकी परसेंटेज हम ख़त्म करते हैं लाइक 5% है, परसेंटेज अगर ख़त्म करें तो हमें 100 से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय जितना टाइम पीरियड था उससे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह ये पूरा फार्मूला हमने इसके अंदर सारी वैल्यूज़ प्लग इन कर दी PRT की जो हमें गिवन थी। हमने कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस के बाद जो हमें मार्कअप की अमाउंट मिली वो 6500 मिली। तो मिस्टर यूनस ने एक्चुअली बारो किया था 65,000, 2 साल उन्होंने बैंक के पैसे को यूज़ किया और 2 साल के लिए उनको जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ा मार्कअप की सूरत में वो 6500 पे करना पड़ा। इन दोनों अमाउंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास बनेगी 71,500। तो ये टोटल अमाउंट है जो मिस्टर यूनस ने बैंक को वापस पे करनी है। उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट या मार्कअप रेट और कुछ अहम और उनसे रिलेटेड बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसका जवाब है प्रॉफिट। शाबाश। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है असल ज़र, मुनाफा या मार्कअप, शरह और मुद्दत मालूम करना। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इनके कैलकुलेशंस को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग अपने उसी बेसिक फार्मूला P इंटू R इंटू T की मदद से जो हमारे पास क्वांटिटीज़ गिवन नहीं होंगी हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्कअप का फार्मूला हमारे पास है I इक्वल P इंटू R इंटू T। अब हमें प्रिंसिपल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो हम I पे डिवाइड कर देंगे R और T को, तो इस तरह हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगी। हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम लोग अपना प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं। इस एग्जांपल में हमसे ये पूछा गया कि अगर हम लोगों के पास 4% मार्कअप हो 2 सालों के लिए, तो अगर हमें बैंक को 640 पे करना पड़े एज अ प्रॉफिट तो हमें क्या करना होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले अपनी जो भी क्वांटिटीज़ गिवन है या जो डेटा गिवन है उसको सेपरेट करना है कि हमें मार्कअप रेट क्या गिवन है, हमें टाइम पीरियड कितना गिवन है, हमें प्रिंसिपल कितना गिवन है। इनको हम सेपरेट लिखकर तो हम अपने फार्मूले में प्लग इन करेंगे प्रिंसिपल के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था। अगर हम सॉल्यूशन की तरफ देखें तो प्रॉफिट हमारे पास 640 है, जो रेट हमें बैंक को देना है इंटरेस्ट की सूरत में वो 4% है, और टर्म जो इन्वॉल्व है या जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर है। जो हमने फार्मूला बनाया था प्रिंसिपल के लिए वो हम अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय R इंटू T। प्रॉफिट हमारे पास 640 है, रेट हमारे पास 4%, तो उसकी परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो वो 4/100 और 100 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और T यानी कि टाइम की जगह पे हम 2 लिखेंगे जो कि ईयर्स में है। तो जब हमने कैलकुलेट किया हमारे पास आंसर आया 8000। तो इस डेटा की मदद से जो हमने प्रिंसिपल कैलकुलेट किया वो आया 8000। अब हम लोग प्रॉफिट या मार्कअप की कैलकुलेशन करते हैं, और उससे हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, मीन के उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। अगर आप अपने फार्मूले पे गौर करें तो आपके पास फार्मूले में 4 वेरिएबल हैं। एक आपके पास मार्कअप है, अमाउंट ऑफ मार्कअप जिसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया था, एक मार्कअप रेट है जो परसेंटेज में होता है, एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एक आपका कैपिटल T है जिसको हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं।
तो आपका जो रेट का फार्मूला होगा, यानी कि मार्कअप रेट का फार्मूला, वो इक्वल होगा कैपिटल I डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय T। हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं अपनी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 68,000 है और जो टोटल अमाउंट हमें पे करनी है वो 86,360, और ये अमाउंट हमने बारो की थी 3 सालों के लिए। आप नोट करें कि प्रिंसिपल अमाउंट 68,000 है, हम टोटल पे कर रहे हैं 3 सालों में 86,360। तो इसका मतलब है हमने कुछ एक्स्ट्रा पे किया। वो एक्स्ट्रा जो पे किया वो हमारा मार्कअप है, और उसका रेट क्या होगा, किस रेट के हिसाब से हमने वो मार्कअप पे किया, हम उसकी कैलकुलेशन लेते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की तरफ देखें तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो टोटल अमाउंट जो हमने बैंक को पे की वो 86,360 है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 68,000 है। हम मार्कअप कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट जो हमने पे की माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पे की, उनको आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मार्कअप की अमाउंट आई वो 18,360। अब हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे जो रेट के लिए हमने कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारा प्रॉफिट जो या मार्कअप जो हमने पे किया वो 18,360, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 68,000 3 सालों के लिए था, और हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर निकला 9%। इसका मतलब है कि हमने जो बैंक के पैसों को 3 साल के लिए इस्तेमाल किया, उस पे जो हमें मार्कअप पे करना पड़ा वो 9% के हिसाब से पे करना पड़ा। अब हम लोग पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं या टाइम की कैलकुलेशन करते हैं जो हमारे फार्मूले के अंदर है। एक आदमी एक बैंक से 3% के रेट पे कुछ पैसे बारो करता है। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने बारो की वो 65,000 है, और जो उसने टोटल पैसे पे किए वो 68,900 है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि 3% के मार्कअप पे उसने जो 65,000 बारो किया था और टोटल अमाउंट जो उसने 68,900 पे की थी, उस पे कितना टाइम बेसिकली लगा उसको। तो अब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। हम अपने डेटा को रिकग्नाइज करते हैं। टोटल अमाउंट हमने पे की 68,900, प्रिंसिपल अमाउंट हमने बारो की थी 65,000, मार्कअप की अमाउंट टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस किया वो 3,900, और रेट जो हमें है मार्कअप रेट वो 3%। अब हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे मार्कअप डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। मार्कअप हमारे पास 3,900, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 65,000 और रेट हमारे पास 3%, और ऊपर हमने जो 100 से मल्टीप्लाई किया है ये रेट के साथ जो परसेंटेज थी उसको ख़त्म करने के लिए किया, तो हमारे पास आंसर निकला 2। इसका मतलब है इस सारे प्रोसेस के अंदर 2 इयर्स का टाइम पीरियड इन्वॉल्व होगा कि बंदे ने 65,000 बारो किया, 3% रेट पे, अगर वो टोटल पे करता है 68,900, तो इसका मतलब है टोटल जो टाइम पीरियड उस पर लगेगा वो 2 ईयर लगेगा। अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम फाइनेंस की इकसाम, जिसे टाइप्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। अब हम फाइनेंस की इकसाम की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंस को समझने के लिए हम एक और वीडियो देखते हैं। अब हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी एडवांस चीज़ों की तरफ चलते हैं कि बैंक सिर्फ पैसे डिपॉजिट करता है और बारो करता है, या कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनका हमें सामना करना पड़ता है। ये बैंक जितना भी काम करता है इस सारे को हम कहते हैं फाइनेंस करना। मीन हमने बैंक से पैसे उधारे लिए अपने किसी काम को पूरा करने के लिए, तो इसको हम लोग फाइनेंसिंग कहते हैं। मैं यहाँ पे फाइनेंसिंग का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि बेसिकली फाइनेंसिंग होती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने गाड़ी लेनी है और गाड़ी के पूरे पैसे हमारे पास नहीं है, तो हम लोग कुछ पैसे खुद से डालते हैं और कुछ बैंक से लेते हैं।
इसका मतलब ये है कि स्टार्ट वाले इनिशियल पैसे हमारे पास थे, बाकी पैसे बैंक ने डाले। तो जब रिमेनिंग अमाउंट बैंक देता है तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि बैंक फाइनेंस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, तब बैंक फाइनेंस करेगा। तो हमारे पास फाइनेंस की कुछ टाइप्स होती हैं, जिनमें ओवरड्राफ्ट है, रनिंग फाइनेंस है, डिमांड फाइनेंस है और लीजिंग है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक हमारे अकाउंट के अंदर हमें ये इजाज़त देता है कि हम थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लें, और इसी चीज़ का नाम ओवरड्राफ्टिंग है। हम जितने पैसे, जो लिमिट हमें बैंक ने दी होती है, जितने उसमें से यूज़ करते हैं, उस पर हमें मार्कअप या इंटरेस्ट पे करना होता है। रनिंग फाइनेंस का मतलब ये है कि हमारा एक अकाउंट है, हम उस पर अपना बिज़नेस रन करते हैं, हमारा जो है हम लोग पैसे की लेन देन पैसों का करते हैं। समटाइम ये होता है कि हमें एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पैसे किसी जगह से नहीं आए, वो हमारे अकाउंट में नहीं है, हम लोगों ने चेक पे किया हुआ है, तो वहाँ पे हमें कुछ फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो फिर हम बैंक से एक फैसिलिटी लेते हैं कि वो हमारे लिए कुछ पैसे सेट असाइड कर दे कि हम उसमें से जितने पैसे यूज़ करेंगे उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। इस तरह के अकाउंट को या फाइनेंसिंग को हम लोग रनिंग फाइनेंस कहते हैं। फिर हमारे पास आता है डिमांड फाइनेंस। डिमांड फाइनेंस बेसिकली होता है कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है और उसके पास उस चीज़ के पूरे पैसे नहीं हैं, जिस तरह मैंने कार की एग्जांपल आपको दी थी, तो वो बैंक से रिक्वेस्ट करता है, तो बैंक उसको बाकी पैसे देता है और उस पर मार्कअप उसको चार्ज करता है, और उसकी टर्म एंड कंडीशन सारी एडजस्ट हो जाती हैं पहले से। तो इस तरह की जो अकाउंट होते हैं उसको हम लोग डिमांड फाइनेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीजिंग। लीजिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने किसी से कोई चीज़ ली, उसको आप यूज़ कर रहे हैं और उस पर आप रेंट पे कर रहे हैं। जिस तरह आप अपना घर रेंट पे देते हैं तो आप किराया वसूल करते हैं, या आपने रेंट पे किसी का घर लिया तो आप किराया पे करते हैं। इस सारे प्रोसेस का नाम लीजिंग होता है। इसी तरह से आपने कोई प्लॉट लिया किसी बिज़नेस के लिए, आपने कोई गाड़ी ली, कोई और व्हीकल ली जिसको आप यूज़ करते हैं और उसकी मद में आप किराया पे करते हैं। अब बैंक लीजिंग किस तरह से करते हैं? बैंक आपके लिए एक चीज़ ख़रीदते हैं, वो आपको देते हैं और रेंट की सूरत में आपसे इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में पैसे लेते हैं। अगर हम लीजिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हायर परचेज हमारे पास एक टर्म होती है कि उसमें हम लोगों ने एक चीज़ लीज पे ली और हम उसकी ऑनरशिप भी साथ साथ ही लेते जा रहे हैं। मीन कि हम थोड़े से अपनी इंस्टॉलमेंट में एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं कि जब वो टर्म पूरी होती है या जो टाइम पीरियड पूरा होता है उसमें वो वाली चीज़ हमारी अपनी ऑनरशिप में आ जाती है, यानी कि हमारी हो जाती है और हमें बैंक को वो चीज़ वापस नहीं करनी पड़ती। अब हम लोग रियल लाइफ में इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमने पढ़ा कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर। हमारे पास एक क्वेश्चन है इन फॉर्म ऑफ एग्जांपल कि एक गाड़ी की कीमत 4,50,000 है और 15% डाउन पेमेंट पे हमने उसको परचेज़ किया। इसका मतलब ये है कि गाड़ी की टोटल कीमत 4,50,000 है और हमने जो डाउन पेमेंट यानी कि इनिशियल पैसे जो दिए वो 15% थे, 4.5 लाख का, और बाकी पैसे बैंक देगा और हम उसको लीज करवा रहे हैं बैंक से। बैंक हमसे जो मार्कअप चार्ज करेगा वो 10.5% चार्ज करेगा, यानी कि 10.5% बैंक को हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और ये लीजिंग हमने 2 साल के लिए करवाई। तो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगी और हमें टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले अपनी डाउन पेमेंट को कैलकुलेट करेंगे अपने सोल्यूशन के अंदर। 4.5 लाख का 15% अगर हम लोग लें तो हमें 4.5 लाख को 15% से मल्टीप्लाई करना है। जो परसेंटेज है ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करना होगा, तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय 450,000, तो ये हमारा आंसर निकला 67,500, यानी कि हमें 67,500 की डाउन पेमेंट करनी है बैंक को। बाकी पैसे बैंक डालेगा। अब बाकी पैसे कितने बनते हैं तो हम लोग रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे
टोटल अमाउंट थी 4,50,000, उसमें से हमने माइनस कर देने हैं डाउन पेमेंट 67,500, तो बाकी अमाउंट जो बैंक ने देनी है वो 3,82,500। अब हम इस पे मार्कअप चार्ज करते हैं कि बैंक जो हमें पैसे दे रहा है वो टोटल मार्कअप कितना चार्ज करेगा, तो उसके लिए वही हम इक्वेशन यूज़ करेंगे मार्कअप वाली, I = PRT। इसमें P प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें बैंक दे रहा है वो 3,82,500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ 10.5% और टर्म यानी कि टाइम पीरियड 2 ईयर के लिए। तो जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट या मार्कअप जो बैंक को हमें पे करना है 80,325। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी बनी जो हमें बैंक को बेसिकली पे करनी है। बैंक से हमने लिया था 3,82,500, एक्स्ट्रा हमने पे करना है 80,325। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो 4,62,825 रुपये हमें बैंक को पे करने हैं। अब ये हमने किस्तों की सूरत में पे करने हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। हमने टोटल जो टाइम पीरियड लिया था वो 2 साल था, 2 सालों के अंदर 24 महीने होंगे। हम अपनी इस टोटल अमाउंट यानी कि 4,62,825 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो माहाना किस्त निकलेगी वो 19,284.38 निकल आएगी, यानी कि 19,284.38 हमें मंथली बैंक को पे करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट जो हमें बैंक को पे करनी है वो 67,500 प्लस 46,825, तो टोटल अमाउंट जो हमें बैंक को पे करनी है वो 53,325 पे करनी है। उम्मीद है आपको मुनाफा या मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रॉफिट या मार्कअप रेट, टाइम पीरियड, असल ज़र, मुनाफा या मार्कअप, शरह और मुद्दत मालूम करना, टाइप्स ऑफ फाइनेंस की सही तरह से समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।